हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग जो है रेलवे साइंस प्लेटफॉर्म का 3200 प्लस बुक का सेट नंबर 6 को करेंगे। ठीक, उससे पहले जो है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड PDF से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो है हम लोग ग्रुप डी के द्वारा जो है ये 18/8/2022 को सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसी के सारा जितना भी साइंस का हुआ इसमें क्वेश्चन पूछा था उस सारा प्रश्न को हम लोग करेंगे। ठीक, और आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक, और अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको जो जितना क्वेश्चन हुआ है, नहीं आज 24 क्वेश्चन है, तो 24 में से आपको कितना सही हुआ है और आपको कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक नहीं, इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन सा गुण अनिवार्यतः मौजूद होना चाहिए। यानी कहा क्या रहा है कि आपको तापन उपकरण बनाना है। कोई भी तापन उपकरण है, जैसे क्या हो गया आपको हीटर क्या है, एक प्रकार का तापन उपकरण है। ठीक, हमको हीटर बनाना है तो उसके हीटिंग एलिमेंट जो देंगे, हीटिंग एलिमेंट के रूप में उसमें किसका प्रयोग होता है, तो नाइक्रोम का प्रयोग होता है। ठीक है, जब उसको हम बनाएंगे तो वो चुने जाने वाले किसी पदार्थ उसका गुण क्या होना चाहिए। देखिए, उसका गुण क्या होना चाहिए, उसका गलनांक उच्च होना चाहिए। गलनांक उच्च होगा तभी तो वो ज़्यादा टेम्परेचर भी हो जाएगा तो वो नहीं गलेगा। ठीक, और उसका प्रतिरोधकता भी उच्च होना चाहिए। ठीक, तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिया गया है, तो कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। ठीक है, जीन देखिए, जीन है क्या, तो जीन जो है ये आपको आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई जो है जीन होता है। ठीक है, उसी जीन का जो है कुछ लक्षण जो है आपको नीचे उल्लेख दिया गया है। ठीक, तो कौन सा विकल्प है जो कि गलत लक्षण को दर्शाता है, तो लक्षण हम पढ़ते हैं। देखिए, ए में कहा है कि ये प्रोटीन के उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करता है। जीन क्या करता है, प्रोटीन के उत्पादन के लक्षणों को नियंत्रित करता है। हाँ, सही है। ठीक, ये सही है। बी में कहा है कि ये डीएनए के खंड होते हैं, डीएनए के खंड होते हैं जीन, क्योंकि डीएनए का ही इकाई है तो छोटा भाग तो खंड तो होगा ही। सही है ये भी। सी में कहा है कि प्रत्येक जनने कोशिका में एक जीन सेट होता है। ठीक है, जितना भी जनन कोशिका है सभी में जो है आपको एक जीन सेट होता है। ठीक, तो ये भी सही है। ठीक है ना। डी में कहा है कि इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें से कोई परिवर्तन, तो जीन जो होता है इसमें परिवर्तन तो होता ही होता है, यहाँ का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यही तो गलत लक्षण दर्शा रहा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी मारिए, गलत लक्षण इसका यही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है धारावाही चालक, उस पर लगने वाला बल को हमें निर्धारित करना है, तो किस नियम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, फ्लेमिंग का जो बाएं हस्त का नियम है वो क्या कहता है कि जो हम जब हम बाएं हाथ का उंगली जो है, आपको 3 उंगली है, तो 3 कौन कौन है उंगली, तो ये बाएं हाथ के उंगली में 3 कौन हो गया, तो अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को हम इस प्रकार फैलाए जाए कि तीनों जन एक तीसरे दूसरे क्या लंबवत हो। ठीक, और लंबवत होगा तो क्या करेगा, इसमें मध्यमा आपको क्या करेगा, तो प्रवाहित धारा की दिशा को बताएगा, तर्जनी आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अंगूठा जो है आपको चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ठीक नहीं, यहाँ देखिए क्या है आपको, ये क्या है आपको मध्यमा। ठीक, ये मध्यमा है तो आपको करंट को बता रहा है। और ये क्या है आपको बीच वाला फिंगर, जिसे हम तर्जनी का अंगूठा के बगल वाला फिंगर जिसे तर्जनी कहते हैं, तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है। ठीक ना, और अंगूठा क्या कर रहा है, आपको मैग्नेटिक फोर्स को दर्शा रहा है। ठीक ना, चालक पर जो लग रहा है बल उसको अंगूठा दर्शा रहा है। ठीक नहीं, हमसे क्या पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के इनमें से किस नियम का, लगने वाला बल जो यानी फोर्स, ये किस नियम से निकला है, तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकला है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको कि मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। यानी कि उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए में कहा है आपको फेफड़ा,
फेफड़ा तो उत्सर्जन अंग है ही, ठीक। क्योंकि देखिए ये जो कफ उफ जमता है तो ये फेफड़ा तो उत्सर्जन है ही। छोटी आंत दिया है त्वचा, बड़ी आंत। छोटी आंत तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए छोटी आंत जो है पाचक तंत्र का अंग है, इससे तो कुछ उत्सर्जन होता ही नहीं है। त्वचा, त्वचा क्या है, तो उत्सर्जन अंग है, क्योंकि इससे पसीना निकलता है, सीबम निकलता रहता है, ठीक ना। अब देखिए डीम बड़ी आंत, बड़ी आंत से जो मलाशय जुड़ा रहता है, जो कि ये मल को त्याग कर देती है, ये भी आपको उत्सर्जन है। लेकिन छोटी आंत क्या है, ये उत्सर्जन अंग नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करता है। अभिलंब के रूप में कार्य करता है, कौन सा रेखा है इस सब में से, ठीक। तो देखिए गोलीय दर्पण बनाते हैं तो गोलीय दर्पण के रूप में हम क्या बनाते हैं, तो अवतल दर्पण को ही बनाते हैं, ठीक। ये क्या है आपको अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य फोकस है, ठीक, मुख्य फोकस है। अब क्या कर रहा है कि कौन सी रेखा जो गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करता है, अभिलंब के रूप में, ठीक। तो देखिए एक में कहा है कि ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। देखिए ध्रुव यहाँ पर क्या होगा, यही पॉइंट जो है P, यही ध्रुव होगा, ठीक ना। और वक्ता केंद्र क्या होगा, इस मुख्य अक्ष पर C, इसे वक्ता केंद्र कहते हैं। ये जो मिलाने वाली रेखा है ये आपको अभिलंब के रूप में ही कार्य करता है, सही है ये बात, ठीक। दो में कहा है कि वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये वक्रता केंद्र है और कहीं पर ये आपतन बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखा जो है ये आपको अभिलंब के रूप में कार्य करेगा, हाँ, तो ये भी सही है, ठीक। 3 में कहा है कि फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये फोकस यहाँ F है और आपतन बिंदु जो होगा इसको मिलाएगा तो ये आपको अभिलंब के रूप में कार्य नहीं करेगा, ठीक नहीं। यानी कि 1 और 2 सही होगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, 1 और 2, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्बन डैश के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। कार्बन जो है ये अस्थायी यौगिक बनाता है, इसका क्या गुण है जिसके कारण ये अस्थायी यौगिक बनाता है, तो ये जो है ना अपने छोटे परमाणु आकार, इसका परमाणु आकार कैसा होता है, छोटा होता है, इसी कारण से जो ये अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम रहता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक क्षैतिज सीधी तार में धारा जो है, एक क्षैतिज सीधी तार है ये, ठीक है। धारा पश्चिम से पूरब, ये पश्चिम दिशा इधर है और ये पूरब इधर है, ठीक। पश्चिम से पूरब की ओर जब हम धारा को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो पूर्वी सिरे से देखे जाने पर, तो ये पूरब वाला जो सिरा है ये यहाँ से जब देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होगी, यहाँ से हम देखेंगे तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये से कुछ बात है, ठीक। यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस दिशा में, पूरब से जब हम देखेंगे कि हम इस पूरब भाग से देखेंगे तो देखिए यहाँ से देखिएगा तो ये आपको बाईं ओर हो जाएगा। देखिए पूरब इधर से देखेंगे तो ये जो आपको चुंबकीय क्षेत्र है ये बाईं ओर जाएगा, तो यानी कि तार के लंबा तल के क्या हो जाएगा, बाईं ओर, जिसे कि वामवर्त भी कहते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक मैग्नीशियम रिबन वायु में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ X को परिवर्तित हो जाता है, तो ये X क्या है, ठीक ना। एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक। तो मैग्नीशियम रिबन है जिसे Mg से डिनोट करते हैं, ठीक ना, Mg है मैग्नीशियम रिबन, ठीक। ये क्या कह रहा है, एक चमकदार लौ के साथ जलता है, ठीक है। जलता है तो किसकी उपस्थिति में जलेगा, तो ये आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, ठीक। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है मैग्नीशियम रिबन, ठीक। और ये क्या बना रहा है आपको, तो ये बना देगा आपको MgO बनाएगा, ठीक। देखिए इसको संतुलन करेंगे तो 2Mg और यहाँ भी 2 लग जाए, यानी कि 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO बना लेगा, ठीक। तो ये जो X है यही आपको क्या है, एक सफ़ेद पदार्थ है MgO, ठीक ना। तो यही X है आपको MgO, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, ठीक ना। अब देखिए निम्नलिखित में देखते हैं, सबसे पहले देखिए कि आवर्त में जब हम जाते हैं बाईं से दाईं की ओर तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है आपको, तो जब हम आवर्त में जो है ना आपको बाएं से दाएं जाते हैं परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, आपको घटता है, ठीक। परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तब परमाणु त्रिज्या का मान आपको बढ़ता है, ठीक। क्या होता है, तो बढ़ता है, ठीक। परमाणु त्रिज्या का मान अब बढ़ गया। अब देखिए ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन देखिए कहाँ है, यहाँ है, ठीक। अब देखिए क्लोरीन कहाँ है, तो फ्लोरीन क्लोरीन, तो यहाँ है आपको क्लोरीन, ठीक। क्लोरीन आपको यहाँ है। उसके बाद है आपको फ्लोरीन, तो फ्लोरीन उसके ऊपर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, तो आयोडीन है, तो आयोडीन यहाँ सबसे नीचे है, ठीक। देखिए एक ही वर्ग में सब फैला है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन एक ही है, तो ये आपको इससे पहले वाला वर्ग में, तो यानी कि इसका तो इस सबसे कम में होगा, ठीक। इस सबसे
क्या हो जाएगा आपको, घटेगा तो इससे बड़ा होगा, ठीक ना। लेकिन जब वर्ग में देखिए आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो सबसे नीचे में आपको आयोडीन है, तो इसका क्या हो जाएगा आपको, परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक ना। सबसे अधिक हमसे पूछा है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन, ठीक ना। ऐसे देख लीजिए तत्व जो है आपको फ्लोरीन का परमाणु त्रिज्या जो आपको पीएम में होता है, ये आपको 42 पीएम होता है, ठीक ना। और ऑक्सीजन का परमाणु त्रिज्या 60 पीएम होता है, और क्लोरीन का जो 175 पीएम होता है, और आयोडीन का 190 पीएम होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे दिया गया है। यानी कि जैव निम्नीकरण जो होता है अपशिष्ट, उसके बड़े पैमाने पर उत्पादन कुछ प्रभाव दिया गया है। इस प्रभाव में आपको गलत कथन को चुनना है, ठीक। ए में दिया हुआ है कि मृदा पोषण तत्वों की पूर्ति होती है, यानी कि जैव निम्नीकरण का जो अपशिष्ट होता है, ये मृदा का जो होता है पोषण, उसको वृद्धि करता है, तो ये सही है, ठीक है, वृद्धि करता है। बी में दिया है आपको कि लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। सी में कहा है कि मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है, जिससे बीमारियां फैलती है, ठीक है। जैव निम्नीकरण जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है तो वो मच्छर के प्रजनन के रूप में कार्य करता है, जिससे बीमारी भी फैलेगी। और डी में दुर्गंध, तो जैव निम्नीकरण जो है ये दुर्गंध तो देगा ही देगा, यानी कि ये सी नंबर ही है जो, सॉरी बी नंबर ही है जो कि ये गलत इसमें दिया हुआ है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। देखिए ये दोनों प्रतिरोध जो है ये आपको श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जब हम समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, आर समतुल्य, तो क्या हो जाता है, R1 प्लस R2, तो R1 कितना है 3 ओम, अब प्लस R2 है 4 ओम, यानी टोटल क्या हो गया समतुल्य प्रतिरोध 7 ओम हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है आपको कि 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि जितना भी प्रतिरोध है उसमें जो है आपको धारा का मान भिन्न भिन्न होगा समांतर क्रम में, और वोल्टेज का मान समान होगा। लेकिन ये श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जितना भी प्रतिरोध है सभी में धारा का मान समान ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ से धारा निकलेगा, जितना 3 ओम में जाएगा उतना ही आपको 4 ओम में ही जाएगा, ठीक, लेकिन वोल्टेज भिन्न भिन्न होगा, ठीक ना। तो हमको क्या निकालना है, धारा पूछ रहा है, तो समतुल्य प्रतिरोध आपको 7 ओम पता ही है। तो अब ओम के नियम से V बराबर IR फार्मूला होता है, V बराबर IR, तो यहाँ V हमको दिया हुआ है कितना, तो 5 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक। और I हमको निकालना ही है, और R कितना है, तो 7 ओम है, ठीक। तो I बराबर कितना हो जाएगा, 5/7 एम्पियर हो जाएगा, ठीक ना। जो कि ये 5/7 एम्पियर यहाँ से निकलेगा धारा, जो कि 3 ओम में भी उतना ही जाएगा और 4 ओम में भी उतना ही जाएगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, 5/7 एम्पियर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। देखिए सोडियम धातु है, ठीक, सोडियम धातु है आपको Na, ठीक, Na हो गया आपको सोडियम। जब इसको हम जल से अभिक्रिया कराते हैं, जल क्या हो गया आपको H2O हो गया, ठीक ना, H2O, ठीक ना। जब इसको हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो आपको क्या बन जाएगा, देखिए 2Na होगा, ठीक ना। तो आपको बनेगा NaOH, ठीक, यानी कि 2NaOH प्लस आपको क्या बन जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ हमसे पूछा है कि सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया किया क्या बनाया, आपको NaOH बनाया, ठीक ना, जिससे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिला और आपको हाइड्रोजन गैस मिला, ठीक, यानी कि हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलते हैं। ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बीच कथन को देखते हैं। कथन 1 में कहा है कि आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। देखिए आवर्त सारणी में क्या होता है, देखिए आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो धात्विक गुण घटेगा, क्योंकि देखिए इस साइड वाला जितना भी है ये सब धातु है, और ये जिगजैग लाइन जो है आपको ये आपको कौन सा है, तो ये आपको उपधातु है, ठीक, जो कि धातु और अधातु के बीच का बॉर्डर लाइन है, ठीक ना। ये साइड सारा है आपको धातु और ये सारा है आपको अधातु, ठीक ना। जब हम इधर की ओर बढ़ेंगे तो अधातु की संख्या बढ़ेगा, यानी कि इसका धात्विक गुण क्या हो जाएगा, आपको घटेगा, ठीक है। तो 1 नंबर कथन आपको सही है, ठीक। दूसरा का है कि जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन पर
कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। हाँ, सही बात है। जैसे जैसे आवर्त के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वैसे वैसे आपको इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति भी आपको कम होती जाएगी। यानी क्या एक भी सही है और दो भी सही है, और एक दो जो है ना आपको एक का व्याख्या भी कर रहा है, ठीक ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों कथन सही है, कथन दो जो है कथन एक का व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पदार्थ एक तरफ दिया है, एक तरफ आपको पीएच मान उसका दिया है, ठीक ना। एक में दिया है आपको नींबू का रस। देखिए नींबू का रस का पीएच मान 2.2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यानी एक मिल जाएगा आपको सी के साथ, ठीक। अब देखिए दो में आपको जठर रस दिया हुआ है, जठर रस का पीएच मान 1.2 ही होता है, तो दो जो है आपको बी के साथ सही मिलन किया हुआ है। तीन में दिया आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इसका पीएच मान 10 होता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यहाँ पर आपको डी के साथ मिलेगा आपको 3 3 और 4 नंबर यहाँ होना चाहिए, यहाँ 3 दिया हुआ है तो यहाँ 4 कर लीजिए। 4 है तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन है, इसका पीएच मान जो आपको 14 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यहाँ आपको एक साथ मिल जाएगा, नहीं एक मिलेगा सी के साथ, एक देखिए सी के साथ ए में भी है और डी में भी है, ठीक है। दो बी के साथ, दो जो है आपको बी के साथ इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में, ठीक है। और 3 जो है आपको 3 ए के साथ, 3 जो ए के साथ नहीं मिलेगा, ये गलत है, 3 जो है डी के साथ मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, और 4 ए के साथ मिल जाएगा, ठीक है। इसका तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कुछ पौधे अपने जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, तो ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है कौन सा है, कि कुछ पौधा है जो कि अपना जड़ से जो है एक नया पौधा भी पैदा करेगा, तो पौधा कौन सा है, तो वो आपको शकरकंद है। शकरकंद क्या करता है कि अपने जड़ से जो है ना आपको नया पौधा प्राप्त कर लेता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि पौधा में जो है कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है तो वो किसका रूप है, तो ये आपको स्टार्च का रूप है, ठीक नहीं। पौधा में जो होता है कार्बोहाइड्रेट संग्रहित स्टार्च के रूप में होता है, जो कि पत्ती के ऊपर जो ना स्टार्च ही जमा रहता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन उत्पन्न आवर्धन -0.5 है। देखिए आवर्धन माइनस में आया है, ठीक नहीं, और दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा, देखिए जब भी आवर्धन आपको माइनस में आता है तो क्या होता है, तो उसमें जो है ना प्रतिबिंब जो है ना हमेशा वास्तविक बनता है, और ऐसा वास्तविक बनता है और आपको उल्टा और छोटा बनता है, ठीक नहीं। और ये दर्पण कौन सा हो जाएगा, तो अवतल दर्पण में ऐसा होता है, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए अपसारी लेंस किसे कहते हैं, यानी कि कॉनकेव लेंस, जो कि अवतल लेंस हो गया, ठीक। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। देखिए अवतल लेंस ये है, इसका फोकस दूरी इसका क्या होगा, तो आपको माइनस में होता है एफ, ठीक ना। अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। ये आपको कितना दे दिया हुआ है, आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लेंस की क्षमता हमसे पूछा है, तो लेंस की क्षमता होता है P बराबर 1/f होता है, जब आपको ये जो आपको है फोकस दूरी मीटर में रहेगा तब, लेकिन जब ये सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम लोग ऊपर में 100 से गुना करते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, तो पावर हमसे पूछा है तो पावर ही निकालना ही है, तो 100/50 हो जाएगा, तो 50 से 2 बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 50 आपको माइनस में लेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 डायरेक्ट, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्कली यानी कि क्लोर क्षार प्रक्रिया को निरूपित करता है। देखिए क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या होता है, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन होता है, ठीक। उसमें जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह जो है ना आपको वियोजित हो जाता है, और वियोजित होकर क्या करता है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, और इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं हम, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया, तो देखिए आपको क्या कहें हम लोग, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl है, ठीक। उस पर क्या करेंगे, उसको जलीय विलयन के साथ मिलाएंगे, तो NaCl प्लस H2O होना चाहिए, तो H2 तो किसी में नहीं है, तो H2O होना चाहिए, R2O नहीं H2O होगा, ठीक है, H2O होना चाहिए, और इसके साथ मिलाते हैं तो ये क्या बना लेता है आपको, तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाता है, और क्लोरीन गैस भी मुक्त होता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है।
देखिए, जब शोषण की दर जो है आपको पौधा में प्रकाश संश्लेषण से अधिक हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधा भोजन बनाएगा तो उससे द्वारा जो उत्पादित भोजन होगा उसकी तुलना में क्या होगा आपको कि जब शोषण आपको तेज रहेगा तो भोजन का ऑक्सीकरण भी तेजी से होगा, जिससे पोषण के अभाव हो जाएगा। भोजन का ऑक्सीकरण तेजी हो जाएगा तो भोजन बचेगा नहीं, तो भोजन का अभाव हो जाएगा पौधा में और पौधा क्या हो जाएगा आपको सूख जाएगा। ठीक, तो किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यौगिक है आपको C2H6 और C3H8 में डैश इकाई का अंतर है और डैश श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, यानी कि इसमें देखते हैं कितना का अंतर है। देखिए C3 है और H8 है, यानी कि C3 में से जब हम C2H6 को घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा, यानी कि C बच जाएगा। क्या बच जाएगा, C बच जाएगा और H2 बच जाएगा, यानी कि CH2 का अंतर है। ठीक ना, जब भी देखिए कोई भी श्रेणी है उसमें अगर CH2 का अंतर होता है तो आपको समजातीय श्रेणी होता है। ठीक है, ये आपको 14 mu का भी अंतर होता है। ठीक है, तो ये समजातीय श्रेणी है और ये CH2 का अंतर है, तो ये किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ठीक, ए में दिया है आपको किलोवाट, बी में कैलोरी, सी में वाट सेकेंड, डी में जूल। तो ऊष्मीय ऊर्जा का कैलोरी तो है ही, जूल भी है और वाट सेकेंड भी है, लेकिन किलोवाट जो है ये आपको ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो किलोवाट जो है आपको इस शक्ति का इकाई है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाती है, ग्रह जो है आपको टिमटिमाती जो है ये क्यों नहीं टिमटिमाती है, क्योंकि देखिए वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, इसी कारण से ये नहीं टिमटिमाते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि डैश वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। देखिए वसा का जो पाइसीकरण होता है ये जो है आपको पित्त लवण सहायक होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए जो पित्त लवण जो होता है ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ये आपको लीवर से स्रावित होता है। ठीक, और ये स्टोर होता है आपको पित्ताशय में। ठीक, अब देखिए पित्त रस जो होता है इसका प्रकृति कैसा होता है, तो ये आपको क्षारीय द्रव होता है और इसका pH मान 7.7 होता है। ठीक ना, और ये आपको वसा का पाइसीकरण करता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ। ठीक, ताकि आप अपना तैयारी भी परख सकें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो पिछला वीडियो नहीं देखे तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को भी देख सकते हैं, और जो कि चैनल पर जो है आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है वहाँ पर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।